हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो थोड़े दिन पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल डाला था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कौन कौन इंटरेस्टेड है? इवन अगर वहाँ पे एक भी बच्चा इंटरेस्टेड होता तो मैं तब भी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करता। ठीक है, आप लोग तो फिर भी 20-25 बच्चे थे जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था, तो उनके लिए क्या है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सेशन में लेके आया हूँ। सेशन नंबर 1 है और आज हम करेंगे जो पटवारी एग्जाम 2018 में जो पेपर आया था उसके मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन मैं उठाने वाला हूँ। और आपको बता दूं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, उसमें मैक्सिमम किसके क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन। और यही लेवल आपको किस में दिखने वाला है, एनटी में दिखने वाला है। ये मेरी गारंटी है कि यही लेवल का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, ठीक लेवल का पेपर जो था, मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर जो था, इसका मान सकते हैं हम लोग इसके मेंसुरेशन के। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, और ऐसे ही हम लोग डिफरेंट पेपर्स उठा के सेशंस अपने लेने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहले तो मैं आपको बता दूं ये 2018 में जो हुआ था पटवारी का पेपर। अब मैं आपको सारा पेपर दिखा के क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ आपको मैथ्स के सेक्शन पे। तो ये आ गया हमारा मैथ्स का सेक्शन जिसमें उन्होंने सेक्शन का नाम मेंसुरेशन लिखा है। ऑल्दो एक दो क्वेश्चन जो है वो दूसरे पार्ट के भी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, जो जो हमने पढ़ा है हम उस पर अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखना। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर इज। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर किसके बराबर होता है, 1 सेकेंड, 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर किसके बराबर होता है, 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर। अब 2/3 तो वैसा का वैसा रहेगा, पाई अगर नहीं दिया इक्वेशन में तो 22/7 भी लिख सकते हो, 3.14 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आर क्या होता है, दिया क्या है डायमीटर, तो आर क्या है डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 4.2 डिवाइडेड बाई 2, 4.2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतना यहाँ से हो गया, ये 2 और 2 गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको करने का तरीका देखना। मैंने क्या लिखा, 22/7 इंटू 1/3 भी था, इसको मैंने लिखा 42/10, इसको भी लिखा 42/20, इसको भी लिखा 42/20। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। ये गया मैं 2 से 10, 2 से 21, 2 से 10, 2 से 21। ठीक है, अब 7 से ये गया 21। ठीक है, 3 से अगर मैं जाऊँ, 3 इंटू 1 3 12, 3 इंटू 4 12। अब देखो क्या बचा मेरे पास, 22 इंटू 14 इंटू 3 इंटू 21। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 4 5 5 और 8 यूनिट डिजिट। इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 8 है। तो एक बार देख लेते हैं क्या यूनिट डिजिट आ रहा है। 2 को इससे करूँगा तो 3, 3 को इससे करूँगा 3 इंटू 4 12, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 2, 2 इंटू 2 करूँगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। अब क्या मुझे यहाँ पे करने की ज़रूरत है, सारा मल्टीप्लाई। जब मैंने यहाँ से देख लिया, डिवाइडेड बाय चाहे जो भी है, ठीक है, जब मैंने ऊपर देख लिया कि मुझे क्या दिखने वाला है, यूनिट डिजिट मुझे 4 दिखने वाला है। जब यूनिट डिजिट 4 दिखने वाला है तो मेरी बेवकूफ़ी है, अगर मैं इसको सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँगा तो यूनिट डिजिट 4 वाला एक ही आंसर है। हाँ, अगर मुझे यूनिट डिजिट 5 दिखता तो मुझे करना पड़ता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहाँ मेरे पास ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि एक ही यूनिट डिजिट है 4, तो मैं डायरेक्टली आंसर इसका ए पार्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, आपको क्या मेथड्स बनाने हैं, वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ पाथ रन्स अराउंड अ सर्कुलर ग्रास फील्ड विद यूनिफॉर्म विड्थ। मतलब एक सर्कुलर ग्रास फील्ड है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कुलर ग्रास फील्ड बना लेता हूँ ये। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, अ पाथ रन्स अराउंड, मतलब इसके बाहर एक पाथ रन कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या बना लेता हूँ, एक पाथ भी बना लेता हूँ। ठीक है, बन गया। विद यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 मीटर, इसका मतलब ये जो पाथ है इसकी विड्थ कितनी है, 2 मीटर। तो ये मैं बना लेता हूँ कितनी, 2 मीटर। आउटसाइड इट लिखा हुआ उन्होंने, बाहर, इनसाइड लिखा होता तो मैं अंदर बनाता। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड इज 224 पाई। सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड मतलब ये जो सर्कुलर फील्ड थी ना रेड वाली, इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो पहले मैं देख लेता हूँ, सर्कमफ्रेंस दिया तो मैं क्या लिख लेता हूँ, 2 पाई आर इक्वल्स टू 24 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई गया, 2 से ये गया 12, तो आर मेरे पास आ गया 12। इसका मतलब जो मेरा रेडियस था फील्ड का वो मेरे पास कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में, देन द एरिया ऑफ द पाथ। पाथ का एरिया पूछा है। यहाँ पे गलती बच्चा क्या करेगा ना, ये इसका एरिया निकाल देगा, बाहर वाले सर्कल का पूरा नहीं पूछा उनको एरिया, उसने हमको क्या पूछा, पाथ का एरिया। पाथ का एरिया मतलब ये वाले पार्ट का एरिया, ये जो बाहर पार्ट था ना इसका एरिया पूछा है। तो ये वाला पार्ट का एरिया किसके बराबर होगा, अगर मैं पूरे एरिया में से पूरे एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं छोटे वाले का, तो मेरे पास पाथ का एरिया आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा।
अब पूरे एरिया के लिए ये आपका रेडियस कितना है 12, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये रेडियस कितना है 12 और ये कितना है बाहर वाला 2, तो बाहर वाला रेडियस कितना हो जाएगा टोटल, अगर मैं बाहर वाला रेडियस देखूँ तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इस पाथ का एरिया मतलब टोटल एरिया, टोटल मतलब पाई इंटू 14 का स्क्वायर। इस एरिया में से अगर मैं अंदर वाला एरिया मतलब 12 का स्क्वायर ये माइनस कर दूँ तो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, पाई तो वैसा का वैसा रहा, ये रह गया 14 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर को आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अब वैसे भी कर सकते हो, या तो आप 14 का स्क्वायर करो माइनस 12 का स्क्वायर करो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं करता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 14 प्लस 12 कितना होता है 26 और 14 माइनस 12 कितना होता है 2, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे पाई इंटू 26 इंटू 2 52, तो मेरा आ जाएगा 52 पाई, आंसर आ जाएगा इसका, क्या आएगा 52 पाई। अब ध्यान से देखना फिर से, अब फिर यहाँ पे आपको अपना शातिर दिमाग कैसे चलाना है, तो 52 इंटू पाई है ना, तो पाई 3.14 उसने बोला है लेने के लिए, मैं खुद से नहीं ले रहा हूँ, उसने बोला है। अब लास्ट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 8, तो ये तो गया ये तो गया, इन दोनों में से कोई होने वाला है। अब ध्यान से देखो, ये है 52 और ये है 3, मैं अगर 50 इंटू 3 करूँ तो मेरा 150 आता है ना, तो ये तो 50 से ज़्यादा है और ये भी 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब 150 से ज़्यादा आंसर आने वाला है। ये 149 है, ये आंसर आ नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा 163.28। तो इस तरह से आपको दिमाग चलाना पड़ेगा एग्जाम में अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। जो लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे उनका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 50 है, ये 3 है, इसका मतलब 150 से ऊपर आने वाला है। 150 से ऊपर हमारा एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 यूनिट डिजिट है, बस खत्म, ठीक है। तो ये दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है कि अगर साइड्स ऑफ द क्यूब जो है वो इस रेशो में है तो उनकी वॉल्यूम किस रेशो में होगी। वॉल्यूम आपको पता है कि साइड का क्यूब होता है, अगर साइड 4 है तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4 का क्यूब, अगर साइड 1 है तो इसकी वॉल्यूम 1 का क्यूब, 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, तो 64, तो ये आ जाएगा 1, तो 64:1। तो ये तो आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, अब ये जो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट बात करें ना, तो एग्जैक्ट बात करें तो 1 एकड़, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये तो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन है नहीं, मतलब इसमें तो कोई समझाने वाला कुछ है नहीं। 1 एकड़ जो अगर हम सही बात करें पूरा एग्जैक्ट तो होता है 1.404686, ठीक है। लेकिन हम लोग अप्रॉक्सीमेट में भी चल सकते हैं कि 1 एकड़ जो है वो 0.405, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट करके 1.405 लिख दिया। अब 1 एकड़ अगर इसके बराबर है तो 10,000 एकड़ किसके बराबर होगा, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब आंसर जो है वो 4046.86 ये आने वाला है। क्यों? क्योंकि 10,000 से करेंगे तो पॉइंट कितना आगे जाएगा 4 आगे जाएगा, तो 4 आगे जाएगा तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हम इस पे कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर अगले पे देखते हैं। चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है जिसकी एक साइड दी हुई है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हमको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। ए क्या होती है साइड, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √3/4, ए कितना दिया साइड कितनी दिया 9, तो 9 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे फिर आप फंस जाओगे, आप बोलोगे आप √3 को मैं कैसे करूँ, कैसे मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ। एक ऑप्शन तो आपके पास क्या है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, मतलब जैसे ये क्या आ गया 9 × 9 81, 81 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको मैं अगर करूँगा तो 4 × 2 4 × 20 अगर मैं करूँगा तो 80 आता है, ठीक है। उसके बाद एक बचा मेरा तो 10 हो गया, 4 × 2 8, 2 20, तो 20.25 आएगा, ठीक है। एक ये हो गया। अब इसके बाद आप देखो 20.25 को √3 से मल्टीप्लाई करना है। अब √3 1 से तो ज़्यादा ही है ना, जितना भी है सपोज हमको नहीं पता, लेकिन 1 से तो ज़्यादा ही है ना, इसका मतलब कि कभी भी आंसर 19 वाला नहीं आ सकता, इसका मतलब 21 भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 1 से ज़्यादा जब मल्टीप्लाई करूँगा तो एटलीस्ट 21 से ज़्यादा ही आएगा ना वो, तो ये भी 21 के अराउंड है, ये भी नहीं आ सकता। उसके बाद ये देखो, ये है पूरा एग्जैक्ट ऑप्शन। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको लग रहा है कि ये एग्जैक्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये √3 है, ये भी पॉइंट्स में होगा, ये भी पॉइंट्स में होगा, तो एग्जैक्ट ऑप्शन भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा 35.073 बचा, ठीक है। तो ये आपका करने का जो है वो तरीका हो सकता है, इस तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो आप फिर करते रहो। √3 आपको अगर पता है नहीं पता है तो याद रख लो 1.71 या 1.72 या 1.73 कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो 20.25 से, ठीक, करते रहो यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर आपका आंसर आ जाएगा आराम से। अगर इसको अप्रॉक्सीमेट भी करोगे तो 20 × 1.7 है ना, तो 20 × 1 कितना होता है 20, 20 × 7 कितना होता है 14, तो ये 34 के आसपास जो है, तब भी आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट 35 आ जाएगा। लेकिन उसने अप्रॉक्सीमेट बोला ही नहीं है कहीं पे, तो इसका मतलब हम यहाँ से इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये वाली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.9 किलोमीटर एंड 0.4 किलोमीटर,
ठीक है। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 5 rows ऑफ वायर्स, देन द टोटल लेंथ ऑफ द वायर नीडेड इज। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसका कहने का मतलब एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, तो मैं पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड बना लेता हूँ। ठीक है सर, बना लो। यहाँ पे क्या दिया है, 0.9 किलोमीटर एक और 0.4 किलोमीटर दूसरा। अब देखो आंसर उसने मीटर में पूछा, तो इसका मतलब लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, इतना याद रखना। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 5 rows ऑफ वायर्स, इसका मतलब हर एक साइड में 5 वायर्स आने वाली हैं, 5 रो। सपोज अगर मैं ये 0.9 है इसकी बात करूँ, तो एक फेंस ये, दूसरी फेंस ये, तीसरी फेंस ये, चौथी ये, पांचवी ये, तो एक साइड पे 5 आने वाली, ऐसे हर साइड में 5 रोज आने वाली है। सिमिलरली इस साइड में भी 1 रो, 2 रो, 3, 4 और 5। सिमिलरली इस साइड में भी 1, 2, 3, 4, 5। सिमिलरली इस साइड में भी 5 आने वाली। तो इसका निकालने का फेंस अब कहाँ पे लगेगी? क्या आपकी फेंस सर्कमफ्रेंस पे लग रही है कि पूरे एरिया पे लग रही है? सर ये तो सर्कमफ्रेंस पे ही लग रही है, अंदर थोड़ी ना लग रही है, एरिया पे नहीं लग रही। इसका मतलब या तो क्या निकाल लो इसका, सर्कमफ्रेंस बोल रहा हूँ, सॉरी पेरीमीटर बोल रहा हूँ, पेरीमीटर होगा। रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर, सर्कल होगा तो सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब पेरीमीटर में लग रही है, तो या तो इसका पहले पेरीमीटर निकाल लो, और हर एक साइड में 5 टाइम्स लग रही है तो उसको 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो। पेरीमीटर होता है 2 × L + B, तो टोटल वायर कितनी होगी? ठीक है, टोटल वायर कितनी होगी? 5 टाइम्स लग रही है तो 5 × 2 टाइम्स L + B, तो 10 टाइम्स L + B। तो 10 टाइम्स L कितना है आपका 0.9 और B कितना है 0.4, तो 10 टाइम्स 1.3, तो कितना आ गया 13। लेकिन ये क्या आया? किलोमीटर। लास्ट में आंसर उसने कितना दिया? मीटर में, तो हम क्या करेंगे 13,000 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे नहीं करना आपको। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप क्या करो, एक साइड, ये एक साइड है, इसको 5 बार में किया है, प्लस ये दूसरी साइड इसको 5 बार किया, प्लस तीसरी साइड इसको 5 बार किया, प्लस चौथी साइड इसको 5 बार किया फेंस, तो ये इसको ऐड करोगे तब भी कितना आने वाला है आपका 13 किलोमीटर। तो उसको मीटर में करोगे तो वो 13,000 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, मर्जी आपकी है, जिस तरह से करना है उस तरह से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है, जो फेंसिंग होती है वो एरिया पे नहीं होती, वो किस पे होती है? पेरीमीटर में। लेकिन जब पेंट होता है वो किस पे होता है? एरिया पे होता है पूरे। ठीक है, तो उस केस में, पेंटिंग के केस में आपको एरिया निकालना होता है, और फेंसिंग के केस में आपको पेरीमीटर निकालना होता है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज डायगोनल इज 3.6 मीटर इज। अब यहाँ पे बच्चे फंसेंगे, क्यों? क्योंकि डायगोनल नहीं पता होगा। ठीक है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ डायगोनल बताए थे कि क्यूब में 2 टाइप्स ऑफ डायगोनल बनते हैं। एक को बोलते हैं फेस डायगोनल, एक को बोलते हैं लॉन्गेस्ट डायगोनल। और मैंने बताया था जब कुछ नहीं दिया इसका मतलब फेस डायगोनल। अब फेस डायगोनल मैंने बोला था किसके बराबर होता है? √3a। तो √3a की वैल्यू दी है 3.6, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.6 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, ये आपके पास साइड आ गई। जब साइड आ गई आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इक्वल्स टू साइड का क्यूब। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू साइड का क्यूब। तो साइड कितनी है? 3.6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय √3, ये दिया। अब यहाँ से अगर आप देखो तो सर यहाँ पे तो कुछ ऐसा ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, तो गंदे से ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत तरीके से फंसाया हुआ उन्होंने आपको, ये कि अगर आप यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट भी देखो तो यूनिट डिजिट से भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिंगल टर्म तो है ही नहीं, एक ऊपर है एक नीचे है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो यूनिट डिजिट से तो कर ही नहीं सकते इसको। लेकिन इतना हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि √3 जो है वो साथ में रह रहा है। ठीक है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, इसका मतलब √3 जो है वो साथ में रह रहा है। तो हमारी चॉइस क्या होती है? जनरली हम लोग क्या करते हैं, रूट को हमेशा कभी नीचे नहीं रहने देते, रूट को हमेशा ऊपर लेके आते हैं। तो इसका मतलब रूट को हमें क्या करना है? किसी तरीके से ऊपर लेके आना है। पहले तो ये √3 और √3 करूँगा तो 3 बन जाएगा, तो इसको भी इस तरह से लिख सकता हूँ 36 डिवाइडेड बाई 10। पहले तो 36 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 10। √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3, और एक √3 बचा है। अभी मैंने क्या बोला, √3 हम लोग कभी भी नीचे नहीं रखते, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई। अब ये √3 और √3 मिलके भी क्या बन गए? 3 बन जाएंगे। तो ध्यान से देखना, ये बना 36/10, 36/10, 36/10 इंटू √3 एक ऊपर और नीचे 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36। अब आप देखो ध्यान से, अब मेरा कटेगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 18, 2 इंटू 5, 2 इंटू 18, 2 इंटू 2, 2 इंटू 5। अब देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 बन रहे हैं। तो किसी ऑप्शन में 125 है? हाँ सर, इस ऑप्शन में भी नीचे है, इस ऑप्शन में ऊपर है, तो हमारा तो नीचे ही आ रहा है फिलहाल। हमारा 125 कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? देखना ध्यान से, 8 इंटू 8 64,
यूनिट डिजिट क्या आया 4, 4 इंटू 2 यूनिट डिजिट क्या आया 8। तो क्या यूनिट डिजिट 8 है और नीचे 125 है और ऊपर √3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8, नीचे कितना आ रहा है 125, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन चाहे ही छोटा होगा लेकिन कैलकुलेशन उन्होंने उस तरीके से दी है कि आप लोग कर ही नहीं पाओगे इस चीज़ को, आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पे। अब एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया। एन एज ऑफ क्यूब मेजर्स 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब है तो सर पहले क्यूब बना लो, ध्यान से देखते रहना। ये मैंने बना दिया एक क्यूब। ठीक है सर, एक एज ऑफ अ क्यूब, एज मतलब साइड, तो इसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हर एक साइड बराबर होती है तो हर एक 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है सर, इफ़ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट ऑफ द क्यूब। जब मैंने क्यूब पढ़ाया था ना तो मैंने स्पेशली आपको ये एक पॉइंट लिखाया था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर मुझे यहाँ पे लार्जेस्ट कोन जो है इसमें से कट करनी है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो कोन आपको पता है, आप कोन यहाँ से ऐसे भी कट कर सकते हो, आप कोन यहाँ से ऐसे भी कट कर सकते हो, आप यहाँ से ऐसे भी कट कर सकते हो, लेकिन उसने क्या बोला है मुझे लार्जेस्ट कोन। तो कोन लार्जेस्ट हमेशा कब होगी, जब उसका कोन का बेस और क्यूब का बेस क्या होगा बराबर, और कोन की हाइट और क्यूब की हाइट क्या होगी बराबर। ठीक है, तो अब निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 वैसा का वैसा। अब उसने पाई तो हमें दिया हुआ है हर ऑप्शन में, तो पाई भी वैसा का वैसा रहेगा, तो 1/3 पाई मैं ऐसा ही रखता हूँ। अब इसका कोन का रेडियस किसके बराबर होगा, कोन की साइड, ये कोन की ये जो नीचे बेस है वो किसके बराबर है, जो क्यूब की साइड है, तो इसका रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, इसका आधा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर। कोन की हाइट किसके बराबर होगी, ये हाइट जो क्यूब की साइड है, तो क्यूब की साइड कितनी है 4, तो मैं लिख लेता हूँ 4। 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो क्या आएगा 16/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर कितना आ गया, सी पार्ट। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। मैंने आपको ये सारी चीज़ें हर एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पता चलेगा कि जाके आप जो मेंसुरेशन वाला है वो जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि नहीं बताई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ द rhombus whose साइड इज 30 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर। और फिर फंस जाओगे, सर हमने तो पढ़ा है एरिया ऑफ rhombus होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब इसमें तो एक ही डायगोनल दिया, अब क्या करें, फंस गए। तो हम पहले तो बनाते हैं rhombus। तो ये मेरी rhombus बन चुकी है। अब उसने बोला साइड है 30, साइड कितनी बोला है 30, तो मैं साइड ले लेता हूँ 30, ये 30 है तो ये भी 30 होगी क्योंकि उसकी साइड्स क्या होती हैं बराबर। और एक डायगोनल दिया है 40। अब ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। ध्यान से सुनना, जब मैंने rhombus पढ़ाया था उसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि rhombus जो है वो उसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये डायगोनल जो है वो इसके बराबर है, ये डायगोनल जो है वो इसके बराबर है, इसीलिए ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब डायगोनल दिया है 40, इसका मतलब ये 20 और ये 20, क्यों, क्योंकि आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अब ये एंगल मैंने बोला था क्या बनता है 90, इसका मतलब अगर ये 90 बनता है तो ये ट्रायंगल क्या बन गई सर, पाइथागोरस ट्रायंगल बन गई। इसका मतलब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस में मान लेता हूँ एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 900 माइनस 400 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 500, यहाँ से एक्स किसके बराबर आ गया √500। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ √5 × 100, 100 का अंडर रूट हो गया 10, तो मैं लिख सकता हूँ 10√5। ये आ गया एक्स, एक्स मतलब ये 10√5 है, तो ये भी कितना होगा 10√5 क्योंकि दोनों क्या होते हैं बराबर। अब पूछा क्या है, एरिया पूछा है, तो एरिया किसके बराबर होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एक डायगोनल कितना है 40, दूसरा डायगोनल कितना आ गया 10√5 प्लस 10√5 मतलब 20√5, तो 2 से गया 20। अब देखो क्या है 20 × 20√5 मतलब 400√5। अब ऑप्शन देखो, अब आपको √5 अगर नहीं पता, इतना तो आपको पता है कि भाई √4 कितना होता है 2, तो इसका मतलब √5 जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। जब ग्रेटर देन 2 होगा तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्रेटर देन 800 आने वाला है। ग्रेटर देन 800 में एक ही ऑप्शन है, आपको नहीं पता मत करो मल्टीप्लाई, क्यों कर रहे हो अपना टाइम वेस्ट। ग्रेटर देन 2 आने वाला है ना, 5 की वैल्यू कितनी आती है 2.23 होती है, कुछ होती है, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से ज़्यादा आने वाली है, 2 से ज़्यादा आने वाली है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करके 800 से ज़्यादा आने वाला है। 800 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है। यही आपका वो चीज़ें जो है ना वो नोट करते हैं एग्जाम में, वो ये नहीं दिखते आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको फार्मूले आते हैं, ये चीज़ नोट करते हैं। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। करो मल्टीप्लाई, क्या करते हैं आप लोग 20 × 20 तो 400 हो गया, तो 400 × पहले √5 निकालते, 2 पॉइंट कुछ होता 2.23 मान लो, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर देखते आंसर तो वही आने वाला है फिर भी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसको हम मेल्ट करते हैं
और रिकास्ट करते हैं स्मॉल स्फीयर बॉल्स में, हर एक का डायमीटर है 0.4 सेंटीमीटर, और बोला है स्मॉल बॉल्स कितनी बनेगी। कंसेप्ट आपको मैंने दिया हुआ है। क्या बोला था कि बड़ी बॉल को जब मैं छोटी छोटी बॉल में तोड़ता हूँ तो सपोज वो n बॉल बनती है, तो पूरे का वॉल्यूम जो है वो इन सब के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो पूरे का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसके बराबर होगा, n टाइम्स 4/3 पाई छोटे क्यूब का, छोटे स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई गया। ये r कितना है बढ़ेगा 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू n टाइम्स पाई तो चला गया है r। अब यहाँ पे डायमीटर दिया है छोटे वाले का 0.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.2, तो मैं लिख सकता हूँ 2/10, 2/10 इंटू 2/10। 2 से गया 3, 2 से गया 3, 2 से गया 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 27, 27 और ये तीनों जीरो यहाँ पे आ गए, तो n आ गया 2700। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स कितने बनेंगे उसके, 27,000 बनेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। कंसेप्ट मैंने दिया हुआ मेंसुरेशन में, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पेड में भी नहीं मिलेगा इतने लेक्चर्स और इतने अच्छे तरीके से हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो एक बार लेक्चर जो है वो आप देख के आ सकते हो। अगले पे चलते हैं। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल 150। अब ये सेक्टर वाले क्वेश्चन कोई भी नहीं कराता है, अब मैं पहले बता रहा हूँ, किसी में भी देख लो कोई भी नहीं करवाएगा आपको सेक्टर वाले क्वेश्चन, खासकर JNK में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, अब पूछा गया तो करना तो है आपको। मैंने आपको सेक्टर का कंसेप्ट दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ी सी हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किल आ जाए समझने में, लेकिन मैंने जिसने मेरे से पढ़ा हुआ है, जिसने वो लेक्चर देखे, उसको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्या बोल रहा है, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो ये 12, ये 12। सेक्टर होता क्या है, पहले सेक्टर होता है एरिया बिटवीन टू रेडियाई। ये एक रेडियाई, ये दूसरा रेडियाई, उसके बीच में और आर्क के बीच में जो एरिया बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर बोलते हैं। और इसका एक एंगल बनता है कोई बीच में, थीटा। ठीक है, अब इसने एंगल कितना दिया 150। ठीक है, इस तरह से होगा। अब वो बोल रहा है इट इज रोल्ड अप सो दैट टू बाउंडिंग रेडियाई आर जॉइंड। ठीक है, बोल रहा है इट इज रोल्ड अप, मतलब इसको रोल किया गया है, यहाँ से यहाँ लाया, यहाँ से यहाँ लाया, या फिर आप उसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको रोल किया गया ताकि वो क्या बन जाए, दोनों रेडियाई, ये रेडियाई ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो, मिल जाए और क्या बन जाए, एक कोण बन जाए। क्या बने, तो हमने क्या बनाया, सेक्टर से कोण बन जाए। तो दोनों क्या हैं, 2D फिगर्स हैं। ठीक है, तो 2D फिगर्स हैं, तो एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। कर्व, अब कोण बना तो कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण मतलब किसके बराबर होता है, पाई आर एल। और एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, मैंने बताया था θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, थीटा जो एंगल दिया होता है क्वेश्चन में, ये 150, वो हो गया थीटा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 150। ये पाई से ये पाई गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये जो इसका रेडियस है ना, ये जो सेक्टर का क्या है, रेडियस, ये सेक्टर का क्या है, रेडियस। ठीक है, जब ये रोल होगा, जब ये क्या होगा, रोल होगा, और रोल होके ये क्या बनेगी, यहाँ पे मैं साइड पे बना रहा हूँ, रोल होके ये क्या बनेगी, रोल होके जब ये बनेगी कोण, तो जो स्लांट हाइट होगी, जो एल होगी, वही तो है क्या, रेडियस। ये जो आर है वही तो एल बनेगा। इसका मतलब ये एल जो है वो आर के साथ कट जाएगा। क्यों, क्योंकि आर और एल क्या है, सेम ही होंगे। तो यहाँ से मेरा आर आ गया छोटा 150 डिवाइडेड बाई 360 इंटू बड़ा आर कितना दिया उसने मुझे, 12 दिया। तो यहाँ से यहाँ कटा 12 इंटू 3 36, 3 से 5, तो मेरा रेडियस कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। अब जब मेरा कोण बना है, ये मेरा कोण बना हुआ है, ध्यान से देखना। ठीक है, रेडियस कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। तो मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ, ये मेरा कितना आया 5। स्लांट हाइट मेरा कितना है 12। अब ये मुझे निकालना है हाइट, तो मैं क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम से 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 इक्वल्स टू h का स्क्वायर। ये करूँगा तो 119 इक्वल्स टू h का स्क्वायर। तो h कितना आया मेरे पास, √119। तो ऑप्शन कितना आया, √119 इसका ऑप्शन होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, तो आप वीडियो पे जाओ मेंसुरेशन 2D पे, वहाँ पे आप जाके ये देख सकते हो, मैंने अच्छी तरीके से वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं, और यही लेवल आपको NT में भी दिखने वाला है, इसी तरह का लेवल आपको मेंसुरेशन का SI में भी दिखने वाला है।
इससे कम लेवल का आपको दिखेंगे वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में, लेकिन इसी लेवल का आपको जेके पीएसआई में और आपको एनटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम एनटी का पेपर भी कर लेंगे 2018 वाला। उसके बाद आ जाएगा एरिया ऑफ द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रोम्बस। तो पहले तो सर रोम्बस बना लो, ये मेरे पास आ गई रोम्बस। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसके जो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट उनको ज्वाइन कर दिया इसने। तो ये और ये एडजेसेंट साइड है, इसके मिड पॉइंट इसको ज्वाइन कर दिया। ये और ये एडजेसेंट साइड है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। यहाँ से भी इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से भी इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब बन चुका हमारा क्या, ये बन चुका हमारा एक स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रोम्बस होता है, इसकी भी साइड्स बराबर होती हैं। जब इसके अंदर हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तब भी इसकी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बोल लो, रोम्बस बोल लो, बात एक ही, अंदर भी यही बनेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, जो अंदर फिगर बनती है जब भी हम रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अंदर जो हमारी फिगर बनती है उसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ इंटरनल फिगर जो बनी। ठीक है, इंटरनल फिगर कौन सी, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट जो बनी, सॉरी बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो बनी उसका एरिया हाफ होगा एरिया ऑफ रोम्बस के। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको, एक जो मिड पॉइंट से एरिया बनता है वो होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्या, रोम्बस। तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये हो गया ए। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है 2 से काटा 7, 2 से काटा 9, 9 इंटू 6 सॉरी 9 इंटू 7 63। तो एरिया कितना आ गया, 63 सेंटीमीटर क्यू स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। बढ़े आगे, हाँ जी सर बढ़ो। अब देखो, when a fence is put around a circular rectangular garden at the rate of 6 per meter। अब यहाँ पे आपको ना दो चीज़ें मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी क्वेश्चन में बताया एक फेंस वाले में, कि फेंस हमेशा कहाँ पे पुट की जाती है, सरकमफ्रेंस के एरिया पे, सरकमफ्रेंस पे। और इसने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 6 पर मीटर। पर मीटर मतलब सरकमफ्रेंस को बोला। अगर इसने ऐसा बोला होता कि पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब पूरे एरिया पे। ठीक है, तो इसने क्या बोला, 6 पर मीटर। इसका मतलब सरकमफ्रेंस पे क्या डालनी है हमने, फेंस डालनी है। और टोटल कॉस्ट कितनी है, 2400 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस, हर बार सरकमफ्रेंस क्यों बोल रहा हूँ मैं रेक्टेंगल के केस में, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय एक की कॉस्ट, मतलब पर मीटर कॉस्ट। ठीक है, पर मीटर कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी, टोटल पेरीमीटर इंटू पर मीटर की जो कॉस्ट है। तो इसका मतलब 2400 इक्वल्स टू पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू पर मीटर कॉस्ट कितनी है, 6। तो पहले मैं यहीं से काट दूँ, 6 और 2 कितना होता है, 12, 12 से ये काटा इंटू 2 तो 200 आ गया। तो एल प्लस बी कितना आ गया मेरे पास, 200 आ चुका है। अब देखो मुझे निकालना क्या है, लेंथ निकालना है। और मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, लेंथ ऑफ द गार्डन इज 3/2 ऑफ इट्स विड्थ। तो लेंथ इक्वल्स टू, एक मिनट को पेन चेंज कर लूँ, लेंथ इक्वल्स टू 2/3 ऑफ विड्थ दिए, सॉरी 3/2 ऑफ विड्थ दिए। तो यहाँ से विड्थ किसके बराबर हो जाएगी, 2/3 ऑफ लेंथ। तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ प्लस 2/3 ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 200। सॉल्व करूँगा तो 5L/3 इक्वल्स टू 200, काटूंगा तो 40L इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया होगा। मीटर दिया है तो 120 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर तो ये पेपर जिसने सॉल्व किया है उसी ने आंसर लगाया तब तो ये बहुत बढ़िया है, इसके मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा मैथ्स था इसका जिसका भी ये पेपर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, लेंथ हमारी हो जाएगी 120 मीटर। आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, द नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी लेड इन अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर फील्ड है और उसकी साइड कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि इसमें कितनी ब्रिक्स जो है वो हम बिछा सकते हैं। ठीक है, कितनी ब्रिक्स इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बिछा सकते हैं। एक मिनट बना दे, तो ये देखो दीवार बन गई और ईच ब्रिक का साइज कितना है, 3। तो यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ, मेंसुरेशन के चैप्टर में ही करा चुका हूँ। तो क्या बोला था कि ईच ब्रिक मतलब इफ द साइड ऑफ ईच, निकालना क्या आपको, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होती है, टोटल एरिया, स्क्वायर है तो टोटल एरिया डिवाइड बाय ईच ब्रिक का एरिया, एक ब्रिक का एरिया। तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 ये कटा तो कितना आ गया 100। तो एन कितना आ गया 100। तो 100 ब्रिक्स हम लोग यूज़ करेंगे। कंसेप्ट आपको अगर समझना है तो आप फिर से चैप्टर में जाके एक बार देख सकते हो। चलिए आगे, और क्या, बस इतना ही था क्या। हाँ, तो हमने सारे क्वेश्चन जो है इसके देख लिए। देखो
हर एक क्वेश्चन हमने इसका देख लिया है, सिर्फ एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है, कौन सा, क्योंकि वो हमने अभी पढ़ा नहीं था, वो था इसका पाइप्स एंड सिस्टर्न का। ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। चीज़ें समझ आई तो आपको क्या करना है, जेके मैथ्स को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके मुझे बता दो कि इसी तरह से हम लोग बाकी क्वेश्चन पेपर जो है वो भी इसी तरह से चले, या फिर हम क्या करें कि टॉपिक वाइज पेपर लेके चलें। ठीक है, कि मतलब ऐसा करें कि पहले परसेंटेज के क्वेश्चन, फिर रेशो के क्वेश्चन, फिर इस तरह से मैं मतलब पुराने पेपर्स में से ही क्वेश्चन उठा के ऐसे करूं, या फिर जो जो हमने क्वेश्चन किए हैं उस सारे टॉपिक के एक साथ हम क्वेश्चन उठा लें। तो जिस तरह से भी आपको लगता है उस तरह से आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और क्या ये सीरीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो ये भी आप चीज़ बता सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, एनटी का पेपर जो था वो वाला उठा लेंगे, उसमें भी मेंसुरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर आप फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था।